नमस्कार भैया, आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 11 में जो अपना विषय है लेखा शास्त्र, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी कक्षा 10 उत्तीर्ण होकर और आगे भविष्य में विषयों का चयन किया होगा। किसी भैया ने विज्ञान विषय लिया होगा, किसी की रुचि विज्ञान में थी इसलिए उसने विज्ञान विषय लिया होगा, किसी की रुचि सामाजिक विषय में थी तो उसने इतिहास लिया होगा, इंग्लिश में थी तो इतिहास लिया होगा, और कुछ भैयाओं ने अपना भविष्य की योजनाओं के अनुसार कॉमर्स भी लिया होगा, जिसको हम वाणिज्य कहते हैं। तो ये जो वाणिज्य है और उसमें भी प्रमुख रूप से जो अपना विषय लेखा शास्त्र है वो आप सभी के लिए एकदम से नया विषय है। क्यों कि जिन भैयाओं ने विज्ञान विषय लिया है वो विज्ञान से संबंधित कुछ बातें तो पिछली कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं। उसी प्रकार से जिसने इंग्लिश ली है, आर्ट्स के अंदर हिंदी ली है, इन सब के बारे में कुछ न कुछ जानकारी उन भैयाओं को होती है, उन छात्रों को होती है। परंतु कॉमर्स जिस विद्यार्थी ने ली है, जिस भैया ने कॉमर्स ली है, उसके लिए लगभग तीनों ही विषय नए होते हैं। तो इसको हमें प्रारंभ से स्टार्ट करना पड़ेगा, इस विषय को प्रारंभ से स्टार्ट करना पड़ेगा, उसकी बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा कि वास्तव में होता क्या है। सबसे महत्वपूर्ण, जैसा कि हमें पता है लेखा शास्त्र के अंदर क्या होता है, जो भी क्रियाएं होती है, आर्थिक क्रियाएं होती है, उसका लेखा किया जाता है। तो सबसे पहला शब्द ही लेखांकन में आता है, जो लेखा शास्त्र है उसमें सबसे पहला जो शब्द आता है वही क्या आता है, अकाउंटिंग अर्थात लेखांकन आता है। व्यवसाय के अंदर हर क्रिया को लिखा जाता है। बहुत प्राचीन एक कहावत बनी है, पहले लिख पाछे दे, जरूरत पड़े कागज से। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी क्रिया करने से पहले हमें उसे लिखना चाहिए। भविष्य में अगर किसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो जो हमारे पास में लिखी हुई है वो बात, उससे हम तथ्य प्रस्तुत करके हम उस विवाद का निपटारा कर सकते हैं। तो इसलिए कोई भी क्रिया होती है हमारे कॉमर्स में, अपने वाणिज्य में, तो कोई भी क्रिया, जो भी क्रिया होगी वो आर्थिक क्रिया होगी। तो कोई भी आर्थिक क्रिया होगी उसको सबसे पहले लिखना चाहिए, उसके बाद में ही उसको संपादित करना चाहिए, ताकि भविष्य में अगर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उस लिखी हुई तथ्य के द्वारा हम उस विवाद का निपटारा कर सके। पीछे मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख रखा है कि लेखांकन का सामान्य परिचय तथा आधारभूत शब्दावली। शब्दावली से मतलब कि जो हमारा कॉमर्स है, जब हम अकाउंटिंग का काम करेंगे, जब लेखांकन का काम करेंगे, तो हमें कौन कौन से जो शब्द है उनका उपयोग करना है। कुछ शब्दों को हम जानते हैं, कुछ जो शब्द होंगे वो हमारे लिए नए होंगे। तो इस जो शब्दावली है अर्थात वाणिज्य में काम आने वाले जो शब्द है, कॉमर्स में अर्थात लेखा शास्त्र में काम आने वाले, अकाउंटिंग में काम आने वाले जो शब्द है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला, बार बार मैं शब्द बोल रहा हूं मैं, लेखांकन। तो आपके मन में विचार आ रहा होगा कि आखिर ये लेखांकन होता क्या है, लेखांकन कहते किसे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपके सामने लिख भी रखा है कि लेखांक जो अर्थ है वो क्या होगा। जो लेखांकन जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, लेख प्लस अंकन। दो शब्दों से मिलकर ये हमारा जो लेखांकन शब्द है वो मिलकर बना है। तो अर्थ है लेख एवं अंकन, दो शब्दों के मेल से बने शब्द। लेखांकन में लेख का अर्थ होता है लिखना, लेख का अर्थ क्या होता है, लिखना, तथा अंकन का मतलब अंकों से होता है। अंकन का मतलब किससे हो गया, फिगर्स, अर्थात अंकों से होता है। कि अर्थात सामान्य भाषा में अगर हम बोले कि किसी घटनाक्रम को अंकों में लिखने को ही लेखांकन अर्थात अकाउंटिंग कहा जाता है। कोई भी घटना हो, अब कोई भी घटना को अंकों में लिखने को लेखांकन कहते हैं। तो अंकों में लिखने से मतलब कोई भी घटना, तो वो घटना किस प्रकार की होनी चाहिए,
वित्त संबंधी घटना होनी चाहिए। वित्त संबंधी से मतलब मुद्रा संबंधी, मुद्रा संबंधी से मतलब ऐसी घटना जिसको हम मुद्रा के रूप में मूल्यांकन कर सके, अर्थात रुपयों के रूप में उसको मूल्यांकन कर सके। उस सारी की सारी घटनाओं को जो लिखने की प्रक्रिया है उसको ही लेखांकन कहा जाता है। अर्थात किसी खास उद्देश्य को हासिल करने के लिए घटित घटनाओं को अंकों में लिखे जाने की क्रिया को लेखांकन कहा जाता है। यहां घटनाओं से तात्पर्य, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि यह घटनाओं से तात्पर्य उन समस्त क्रियाओं से होता है जिसमें रुपए अर्थात मुद्रा का आदान प्रदान होता है। घटना कौन सी? जिसके अंदर मुद्रा का आदान प्रदान अर्थात रुपयों का आदान प्रदान होता है। या तो हम रुपए देते हैं या हमें रुपए प्राप्त होते हैं। इस प्रकार की जितनी भी घटनाएं होती है उनको हम अंकों के रूप में व्यक्त करते हैं, उन्हें ही हम लेखांकन कहते हैं। रुपयों के रूप में व्यक्त करके हम जो लिखते हैं उसे ही क्या कहा जाता है? लेखांकन कहा जाता है। सरल और सामान्य शब्दों में अगर हम समझे कि सरल और सामान्य शब्दों में क्या होगा कि लेखांकन का आशय वित्तीय, वित्तीय का मतलब जिसमें वित्त का उपयोग होता है। वित्त का उपयोग से मतलब यहाँ पर जिसमें रुपए का आदान प्रदान होता है। वित्तीय लेन देनों को क्रमबद्ध, विथ सिस्टमेटिकल, एकदम सिस्टम से लिखना रूप में लेखाबद्ध, लेखाबद्ध का मतलब लिखना, लेखाबद्ध करने, उनका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन करेंगे कि कौन सा सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद में उससे क्या बनेगा, उसके बाद में क्या बनेगा, उसके बाद में कौन सा अकाउंट बनेगा। इस प्रकार से एकदम हमें क्या करना पड़ेगा? उसका वर्गीकरण करना पड़ेगा कि करने सारांश तैयार करके उसका एक स्टेटमेंट हम तैयार करेंगे एवं उनको इस प्रकार प्रस्तुत करने से है जिससे उनका विश्लेषण, एनालिसिस व निर्वचन हो सके। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि लेखांकन का सामान्य भाषा में अर्थ ये हुआ कि कोई भी वित्तीय लेन देन जिसको हम, कोई भी ऐसी घटना या ऐसा लेन देन जिसको हम वित्त के रूप में व्यक्त कर सकते हैं अर्थात मुद्रा के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, उसको लिखने की जो प्रक्रिया है, लिखने की प्रक्रिया क्या होगी? नियमानुसार होती, सिस्टमेटिकल होगी। उसको लिखने की जो प्रक्रिया होगी उसे ही हम क्या कहते हैं? लेखांकन कहते हैं। अब शब्द हमने सबसे महत्वपूर्ण उभर के ये आया कि वित्तीय लेन देनों को जो लिखा जाता है उसे ही लेखांकन कहते हैं। अब जो वित्तीय लेन देन होंगे उसमें विभिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो हमें कौन कौन से शब्दों को ध्यान में रखना है तथा उन शब्दों का क्या अर्थ होता है, इसके बारे में हम आगे चर्चा कर रहे हैं। तो अब हम जो हमारे कॉमर्स में, वाणिज्य में और उसमें भी लेखा शास्त्र में जिन शब्दों का बहुतायत से प्रयोग करेंगे उनके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे शब्दावली। तो देखिए मैंने सामने कुछ शब्द आके लिख रखे हैं, मैं आपको वो चीजें बता। सबसे पहले होता है क्रय। क्रय से सामान्य भाषा में तो हम क्रय किसको कहते हैं? खरीदने को कहते हैं। परंतु व्यवसाय में थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि क्रय उसे ही कहेंगे, क्रय उसे ही कहेंगे, उस माल को क्रय कहेंगे जिसको बेचने के उद्देश्य से खरीदा जाता है। उसे हम क्या कहेंगे? क्रय कहेंगे या माल कहेंगे। माल का क्रय उसे ही कहेंगे, माल का क्रय। माल का क्रय तभी कहलाएगा जब वो पुनः बेचने के उद्देश्य से खरीदा जाए, जिसको हम क्या बोलेंगे? परचेज बोलेंगे। तो याद रखना, मान लीजिए कि एक अपना दुकान है जिसमें हम माल खरीदते हैं। मान लीजिए कपड़े की दुकान है तो हम जो भी कपड़ा बेचने के उद्देश्य से खरीदेंगे उसे क्या कहेंगे? क्रय कहेंगे। वहां पर जो कपड़ा है वो उस व्यवसाय का माल हो गया। परंतु उसी में अगर हमने फर्नीचर खरीदा है तो वो फर्नीचर क्रय नहीं कहलाएगा, क्योंकि फर्नीचर है उसका वो दुकानदार है
वो लेन देन नहीं करता है, उसका व्यवसाय नहीं करता है। तो माल के क्रय से तात्पर्य सबसे पहले ये ध्यान रखना कि माल का क्रय तभी कहलाएगा जब उस माल को बेचने के उद्देश्य से खरीदा जाए, तब वो क्या कहलाएगा, माल का क्रय। बाकी कोई भी चीज हम संपत्तियां खरीदेंगे वो हमारी संपत्ति कहलाएगी। तो बेचने के उद्देश्य से जो माल खरीदा जाता है उसको क्या बोलेंगे, माल का क्रय। दूसरा शब्द आया अपने पास में विक्रय। विक्रय सामान्य सी चीज है, जो हमने माल खरीदा है और उस माल को अगर हम बेच रहे हैं, खरीदे हुए माल को बेचने के उद्देश्य से जो खरीदा था उसको हम बेच रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, हम विक्रय बोलेंगे, अर्थात क्या बोलेंगे, सेल्स, क्रय भाव से। हमने माल खरीदा, हमारे पास में माल आ गया, परंतु कुछ माल हमारे को पसंद नहीं आया। हो सकता है गुणवत्ता के कारण, किसी भी प्रकार से मूल्य के कारण, या अपेक्षित माल जो हमने मंगाया था वो माल हमें प्राप्त नहीं हुआ। इसके कारण हो सकता है कि वो जो माल था वो हमें पसंद नहीं आया, या उस माल का कुछ भाग हमें पसंद नहीं आया, तो वो माल हम वापस लौटा देते हैं। जिससे हमने माल खरीदा उस माल को हमने वापस उसी व्यक्ति को लौटा दिया, उसको क्या बोलेंगे, हमने क्रय वापसी बोलेंगे, परचेज रिटर्न बोलेंगे। क्या बोला जाएगा, उसको परचेज रिटर्न बोला जाएगा। दूसरा, तीसरा, अगला, चौथा अगला पॉइंट है अपना, वो है विक्रय वापसी। जिस प्रकार से क्रय वापसी है उसी के विपरीत विक्रय वापसी। हमने किसी व्यक्ति को माल बेचा, हो सकता है उस व्यक्ति को वो माल है वो पसंद नहीं आया, मूल्य के कारण हो सकता है, गुणवत्ता के कारण हो सकता है, या जो माल उस व्यक्ति ने हमसे मंगवाया था हमने उस प्रकार का माल नहीं बेचा, तो उस व्यक्ति ने हमें माल वापस लौटा दिया। अर्थात हमारा जो बेचा हुआ माल था वो पुनः लौटा दिया जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है, विक्रय वापसी बोला जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है पूंजी, जिसको बोलते हैं कैपिटल। पूंजी से तात्पर्य क्या होता है वो थोड़ा सा आप समझ लीजिए। पूंजी से तात्पर्य होता है जब व्यवसाय शुरू किया जाता है, जब हम व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं, व्यवसाय को शुरू करते हैं, उस समय जितना भी प्रकार से, चाहे नगद हो चाहे संपत्तियां हो, वो जितनी भी हम प्रारंभ में लगाते हैं उस व्यवसाय में, वो उस व्यवसाय की पूंजी कहलाती है, कैपिटल कहलाती है। वो नगद के रूप में भी हो सकती है। मान लीजिए एक राम नाम का व्यक्ति है और उसने, राम नाम का एक व्यक्ति है, उसने क्या किया, 50,000 रुपए तो नगद, ठीक है, 50,000 रुपए उसने नगद, रुपए 30,000 का फर्नीचर, रुपए 20,000 के स्टॉक अर्थात माल से व्यवसाय प्रारंभ किया या व्यापार प्रारंभ किया। तो उसने प्रारंभ में इतने रुपए, जिसमें से 50,000 रुपए नगद है, 30,000 का फर्नीचर है तथा 20,000 का स्टॉक है, तो प्रारंभ में उसने कुल 1 लाख रुपए लगाए हैं उस व्यवसाय के अंदर। तो ये 1 लाख रुपए उस व्यवसाय की पूंजी होगी, अर्थात कैपिटल होगा। कहने का सीधा सा तात्पर्य ये होगा कि जब व्यवसाय प्रारंभ करते समय नगद के रूप में या अन्य संपत्तियों के रूप में अगर किसी भी प्रकार से उस व्यवसाय में लगाई जाती है, उसे ही उस व्यवसाय की पूंजी कहते हैं। अगला आता है अपना आहरण। आहरण ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब देखो, एक व्यवसाय अलग होता है, व्यक्तिगत जो भी आवश्यकताएं होती है वो अलग होती है। व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अगर व्यवसाय से नगद निकाला जाता है या व्यवसाय से माल निकाला जाता है तो उसे आहरण कहते हैं। सीधी भाषा में अगर मान लीजिए कि दुकानदार है जिसमें गेहूं या मसालों का व्यापार करता है, वो घर की आवश्यकता के लिए मान लीजिए कि 2 बोरी गेहूं अपने घर में लाता है, तो वो जो 2 बोरी गेहूं लाता है वो उस व्यवसाय से हमने व्यक्तिगत उपयोग के लिए निकाला है, इसलिए वो क्या कहलाएगा, आहरण कहलाएगा, ड्राइंग्स कहलाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए व्यवसाय है और व्यक्तिगत उपयोग के लिए उसने नगद धनराशि निकाली, मान लिया अपने बच्चे की फीस उसको जमा करवानी थी 5,000 रुपए, उसने व्यवसाय से वो 5,000 रुपए निकाले और बच्चे की फीस जमा करवा दी। तो वो जो व्यवसाय से जो हमने पैसे निकाले हैं वो व्यक्तिगत उपयोग के लिए निकाले हैं, इसलिए वो भी क्या कहलाएगा, आहरण कहलाएगा। संपत्तियां, व्यवसाय के अंदर जो अपनी संपत्ति होती है
फर्नीचर के रूप में, बिल्डिंग के रूप में, लैंड के रूप में, इतने प्रकार की जो भी होती है वो सारी की सारी हमारे को क्या कहलाएगी, संपत्तियां कहलाएंगी। परंतु संपत्तियां जो प्रमुख रूप से होती है, जिसको एसेट्स बोलते हैं, प्रमुख रूप से 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। सबसे पहले होती है स्थायी संपत्ति। स्थायी से मतलब फिक्स्ड, जो बार बार परिवर्तित नहीं होती, जैसे कि बिल्डिंग है, भूमि है, फर्नीचर है, ये क्या होते हैं, हमारी स्थायी संपत्तियां होती है। एक बार हमने खरीद लिया तो वो हमारे वर्षों तक स्थायी रूप से हमारे व्यवसाय में रहेगी। तो इस प्रकार की संपत्तियों को क्या बोला जाता है? स्थायी संपत्तियां बोली जाती है। दूसरे प्रकार की चालू संपत्तियां। चालू संपत्तियों से मतलब जो लगभग 1 वर्ष के अंदर है वो परिवर्तित हो जाती है, उसको चालू संपत्तियां बोलते हैं। जैसे कि नगद चालू संपत्ति है। नगद कभी भी किसी भी प्रकार से परिवर्तित हो सकता है, या तो हमने किसी को चुका दिया, नगद हमारे पास में कैश कम हो जाएगा, या हमें प्राप्त हो गया है तो हमारा कैश बढ़ जाएगा। इस प्रकार से उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। इसी प्रकार से जैसे देनदार, हमें देने वाले, हमने उधार माल बेचा, मान लीजिए कि 20,000 का उधार माल बेचा हो, तो हमारे देनदार कितने? 20,000 रुपए। और फिक्स 20,000 ही थोड़ी रहेंगे, परिवर्तित होते रहते हैं। हो सकता है कि उनमें से 10,000 हमें प्राप्त हो गए, तो अब हमारे देनदार 10,000 ही रहे। हो सकता है हमने 30,000 का पुनः उधार माल बेच दिया, तो अब हमारे देनदार 40,000 हो गए। इस प्रकार से परिवर्तन होता रहता है, उसको क्या बोला जाता है? चालू। और तीसरी होती है अदृश्य संपत्तियां। ऐसी संपत्तियां जो दिखाई तो नहीं देती, परंतु जिसको क्या बोला जाएगा? इंटेंजिबल एसेट्स। दिखाई तो नहीं देती, परंतु उसका हमारे व्यवसाय में उपयोग होता है, उस संपत्तियों से हमारे व्यवसाय को लाभ प्राप्त होता है। उसके बारे में विस्तृत अध्ययन हम जब भी आगे का टॉपिक करेंगे उसमें करेंगे। तो जो अदृश्य संपत्ति होती है उसमें प्रमुख रूप से होती है हमारी गुडविल, ख्याति। एक व्यवसाय की ख्याति, जिसको हम बोलते हैं नाम, वो दिखाई नहीं देता, परंतु उससे लाभ बहुत होता है। व्यवसाय में वृद्धि होती है, बिक्री में वृद्धि होती है। इसी प्रकार से ट्रेडमार्क हुआ, कॉपीराइट्स हुआ, ये सारे जो संपत्तियां होती है वो अदृश्य संपत्ति होती है, जो हमें दिखाई तो नहीं देती, परंतु एक निश्चित उसका मूल्यांकन हम कर सकते हैं। अगला हमारा दायित्व, लायबिलिटीज। जिस प्रकार से हमारी संपत्तियां होती है उसी प्रकार से हमारे दायित्व भी होते हैं। भारी दायित्व, हमें पैसों का भुगतान करना है, या किसी भी प्रकार के जो दायित्व व्यवसाय के होते हैं वो सारी के सारी क्या कहलाएगी? हमारी लायबिलिटीज कहलाएगी। जो अपना बिल पेबल है, बीपी है, विपत्र, देय विपत्र है, उन सब के बारे में हम आगे के वीडियो में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ये सारी क्या कहलाएगी? हमारी लायबिलिटीज कहलाएगी। वे एक्सपेंसेस, व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो भी खर्चे किए जाएंगे वो सारे के सारे वे कहलाएंगे। जैसे किसी कर्मचारी को हमने सैलरी दी, मजदूरी चुकाई, किसी प्रकार का उस व्यवसाय का किराया चुकाया, तो ये सारे जो वे होंगे, बिजली का बिल चुकाया, ये सारे जो वे होंगे, जो खर्चे होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंसेस अर्थात वे बोलेंगे। अगला हमारा देनदार। अगर हमने उधार बिक्री की है तो जिस व्यक्ति को उधार बिक्री की है वो हमें पैसे देगा भविष्य में, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? देनदार कहलाएगा। इसी प्रकार से लेनदार, इसके जस्ट विपरीत, अगर हमने किसी व्यक्ति से उधार क्रय किया है, अर्थात हमने किसी व्यक्ति से उधार माल खरीदा है, तो भविष्य में हमें उससे पैसे चुकाने पड़ेंगे, इसलिए वो हमारा क्या है? लेनदार है। तो ये कुछ सामान्य शब्द है जिसका हम जब भी लेखांकन करेंगे तो बार बार इन शब्दों का उपयोग करेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको लेखांकन का सामान्य परिचय, लेखांकन किसे कहते हैं, क्यों आवश्यकता है, उसके बारे में आज हमने चर्चा की थी, वो समझ में आया होगा। उसके पश्चात हमने लेखांकन में जो प्रमुख रूप से आधारभूत जो शब्दावली है, जिन शब्दों का हम उपयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे, उसके बारे में बताया, वो भी आपको समझ में आया होगा। तो आगे के वीडियो में हम लेखांकन किस प्रकार से किया जाता है, उसके कौन से नियम होते हैं, किन बातों का ध्यान रखा जाता है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।